So first of all, a very good afternoon to everyone present here, and thank you for coming here. He is Mr. Bhavan. Yesterday I was talking about this person, very determined person. और जिस डेडिकेशन की, जिस आग की मैं बात करता हूँ अक्सर क्लास में कि आप में वो एक चिंगारी होनी चाहिए, वो आग होनी चाहिए, वो इस इंसान में है, जिसकी बदौलत आज ये JMIC बन चुके हैं, सिविल जज कम JMIC। इनके बारे में यही कहूँगा, एक वर्ड होता है कि हम किसी को रिलीजियसली फॉलो करने लग जाते हैं, आंख बंद करके, कहते हैं ना कि अंधा विश्वास हम करने लग जाते हैं किसी पे। वो इन्होंने यहां पे दिखाया, नो इफ नो बट, जैसे टीचर बोलेगा वैसे करेंगे, जैसे कहोगे वैसे करेंगे, जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार। आज टेस्ट है, देना है। आज क्लास इतने बजे है, आऊंगा सर। आज 2 टेस्ट है, दोनों दूंगा सर। हफ्ता एक टेस्ट चलेंगे सर, हफ्ता एक दूंगा। 6 घंटे बैठना पड़ेगा सर, बैठूंगा। कभी ना नहीं सुनी, और उसका रिजल्ट आज आपके सामने। ये एक तरह की गाइडेंस है आपके लिए। ये जो मैंने शब्द बोले हैं, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में समा जाने चाहिए। ये अगर आप रात को सो भी रहे हो, तब भी यही ख्याल रहे कि कुछ तो करना है। जिस पर्पस के लिए यहाँ पे आए हैं, वो पर्पस अचीव करना है। इनके सपने में आते थे हम लोग, इनके सपने में आती थी CRPC, एविडेंस एक्ट, खुद बताते थे। इनके सपने में इंटरव्यू सेशंस चलते थे। ही शेयर्ड दिस एक्सपीरियंस विद मी आल्सो। सर, मेरे इंटरव्यू सेशंस चलते थे कई बार सपनों में। मुझे ऐसा लगता था पैनल मेरे से ये सवाल पूछा है, तो मैं सुबह उस सवाल के ऊपर रिसर्च करता था। दिस इज व्हाट डेडिकेशन मीन्स। Now I will let our star to share his experience, to share his journey with you. Sir, please. Thanks, sir. First of all, very good afternoon to all of you, and I thank you for being here to listen me. So, जो सर ने बोला है कि आपने अपने टीचर को गाइड समझकर जो वो बात कहते हैं उनको रिलीजियसली फॉलो करना, दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट की टू सक्सेस। कि जो सब कहते हैं वो आप करते जाइए। आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू गॉड कि उन्होंने मुझे ये सेंटर और सर से मिलवाया, और उसी की वजह से इट हैज़ बीन अ वेरी ग्रेट फैक्टर बिहाइंड माई सक्सेस। तो जैसे भी सर आपको गाइड करें वैसे आपने करना है। जैसे जब मैं आया था तो सर ने मुझे बोला था कि आपने जो है जितना टाइम दिया गया है, वैसे तो हम आंसर जब लिखते हैं तो काफ़ी टाइम ले लेते थे हम। सर ने कहा नहीं, टाइम कट शॉर्ट करूंगा। पहले सर ने रखे थे 10 मिनट टू बिगिन विद, फर्स्ट वीक 10 मिनट्स, उसमें भी पहले 3 दिन हमारे हाथ दुखते रहे। फिर जो है थोड़ा थोड़ा उसकी आदत पड़ी। नेक्स्ट वीक एब्रप्टली 8 मिनट्स, और 8 मिनट्स के बाद वो कहते थे पेन छोड़ दो, और पेन छोड़ देते थे। कई बार आंसर भी छूटा होता था, कंक्लूजन नहीं रह गया सर, ये नहीं रहना नहीं चाहिए भाई, 8 मिनट में कैसे भी करके 1.5 मिनट, उससे स्पीड में इंप्रूवमेंट होती है। एंड स्पीड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन यू राइट योर मेल्स। देयर टाइम इज वेरी वेरी प्रेशियस। वहाँ पर जैसे होता है ना, जैसे तैसे करके पेपर बड़ी मुश्किल से पूरा होता है। तो मैं सबकी गाइडलाइंस को रिलीजियसली फॉलो करता गया। लैंग्वेज के टीचर थे, हिंदी हमें मैम ने करवाई, सर ने इंग्लिश भी सर ने करवाई। और जो इन्होंने कहा कि जैसे ऐसे करना है, जो पैटर्न फॉलो करना है, मैं उसी के हिसाब से करता गया। जैसे हिंदी वाले मैम ने बताया उसको हम फॉलो करते गए। And one thing is focus. Your focus should always be upon your goal.
keep asking yourselves, why am I here? What do I intend to achieve by being here? कि मैं अपनी लाइफ के 1 साल 2 साल दे रहा हूँ इस प्रोसेस को, एंड बिलीव मी दिस टाइम इज नॉट गोइंग टू कम बैक, क्योंकि अल्टीमेटली एक ना एक दिन तो आपको जो है जो ब्रेड एंड बटर अर्न करने की प्रोसेस है उसमें इंडल्ज होना ही पड़ेगा। सो अभी आपका जो टाइम है इट इज वेरी वेरी वैल्यूएबल, एवरी सेकेंड ऑफ योर्स इज वैल्यूएबल। और इस टाइम को मेरी आपसे जेन्युइन एडवाइस है आपको कि आप लॉ की नॉलेज गेन करने में लगा दें। उसके बाद अगर मैं तो भगवान से दुआ करूंगा कि आप सभी जजेस बने, अगर आप एपीपी बनते हो या इवन आप प्राइवेट प्रैक्टिस में भी जाते हो तो नॉलेज ऑफ लॉ इज द की। नॉलेज ऑफ लॉ इज पावर। हर कोई आपकी रिस्पेक्ट करेगा इफ यू हैव नॉलेज ऑफ लॉ। I have been in practice for some time. मैंने देखा है कि सीनियर्स भी उस जूनियर लॉयर की रिस्पेक्ट करते हैं who has knowledge of his subject, who has knowledge of judicial precedents, who knows the provisions of law, who knows the technicalities and who knows how to apply those provisions to a given practical situation. आपके सामने फाइल आती है, आपने देख लिया कि इसमें जो है लिमिटेशन का पॉइंट है। सीनियर जो है कई बार हालांकि they have a lot of experience, they have put in many years in the profession, but despite that कई बार उनके माइंड से स्किप हुआ तो ह्यूमन फॉली है, किसी के ध्यान में नहीं आता। आप उस वक्त उनको कह सकते हैं सर इन, और हम्बली कहना है सर इन माय हम्बल ओपिनियन दिस लॉ अप्लाइज हियर, दिस सूट इज बार्ड बाय दिस वेरी आर्टिकल ऑफ शेड्यूल टू लिमिटेशन। तो your respect in the eyes of that senior grows manyfold. उसको होता है कि हाँ भाई इस लड़के को काम आता है, और फिर उसको होता है कि इस लड़के को काम आता है तो वो फिर आपको अपने पास रखना चाहता है। Then you hold value in his eyes. He doesn't want to lose you. कल को आप में से कोई सर की तरह टीचर भी बन सकता है, और जिस टीचर को अपने सब्जेक्ट की नॉलेज है, a student remembers that teacher for whole life. So उस टीचर की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा होती है। So मेरा यही है कि सर दो I will give you just 2 mantras. First, believe in your teachers, whatever they say, keep following them. आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू गॉड के अभिषेक सर जैसे टीचर मुझे मिले, इशिता मैम, इन सभी टीचर्स ने जो है इनकी गाइडलाइंस, इनकी गाइडेंस की वजह से ही आई हैव बीन एबल टू डू समथिंग इन लाइफ। और दूसरा, कीप एनहेंसिंग योर नॉलेज, ऑलवेज बी इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज। और मेरा तो ऐसा होता था कि कई बार पास टाइम भी करता हूँ तो वीडियो भी देख रहा हूँ, उसमें भी कोई लॉ से रिलेटेड कोई हल्की सी भी चीज आई, आई वुड स्टार्ट रिसर्चिंग ऑन इट। देयर वाज अ टाइम व्हेन टू सीक नॉलेज यू हैड टू गो टू लाइब्रेरी, यू हैड टू गो आफ्टर द बुक्स, बट नाउ वी हैव एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, वी आर ब्लेस्ड इन दैट एस्पेक्ट। तो बस अपनी नॉलेज गेन करना ना छोड़े टिल लास्ट ब्रेथ। इट इज अ वेरी ऑनगोइंग प्रोसेस, टिल लास्ट ब्रेथ नॉलेज गेन करते रहें। अभी न्यू लॉज आए हैं, जो लोग जो हैं जिनको पुराने लॉज की नॉलेज थी उनको अभी नए सीखने पड़ेंगे, और जो नए सीखेंगे जितनी जल्दी सीखेंगे वो उतना ही एज ले जाएंगे। So that is all I want to say. Specifically, मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। You appeared in Punjab Judiciary also. Yes. In the year 2023, in the last year. Yes sir. क्या रुकावटें थी उस जर्नी में जिसने आपको जज बनने से रोका? सर सबसे बड़ी रुकावट थी आप जैसा टीचर नहीं था गाइड करने के लिए, क्योंकि नहीं एट दैट टाइम
I had taken coaching from somewhere though. I will not name that institution. But उसके बाद जब पंजाब आया, I cleared prelims with a very good score. I had scored 432 out of 500. That's a very good score. Very good score. तो टॉपर्स में आया. Yes, I had not analyzed the list, but All right. so मुझे था कि मेंस इजीली मैं कर लूँगा. बट उस टाइम के ऊपर जिस चीज़ पे आपने स्पेसिफिकली फोकस हमारा करवाया इस बार कि राइटिंग का जो पैटर्न है उसको सही रखो. जो चीज़ द एग्जामिनर वांट्स टू सी दैट थिंग शुड बी हाईलाइटेड. द एग्जामिनर शुड नॉट बी बॉदर टू गो डीप इनटू योर आंसर टू फाइंड दैट थिंग. फॉर एग्जाम्पल जजमेंट्स के नाम लिखने हैं, उसको खुला करके लिखना है, जैसे आपको बताया जाता है कि जो वो चाहता है वो चीज़ उसको दिख जानी चाहिए एट वेरी फर्स्ट लुक. ये ना हो कि उसको आपका सारा आंसर पढ़ना पड़े टू लुक फॉर दैट थिंग, या फिर आपके आंसर में वो चीज़ बिल्कुल ही मिसिंग हो, वो आपने लेफ्ट आउट कर दी हो, आपने इधर उधर की बातें कर दी हो. क्योंकि हमारा सब जानते हैं कि कॉलेज में क्या हम आंसर लिखते थे. एट दैट टाइम वी वर जस्ट कंसर्न विद फिलिंग शीट्स. वी कैंट केयर फॉर द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट. बस ये था कि किसी तरीके से 32 शीटें भर दो एंड यू विल पास. बट दिस स्ट्रेटजी इज नॉट गोइंग टू हेल्प इन जुडिशरी. तो उस वक्त यही था कि मैंने जो एनालाइज किया बाद में कि आई हैड वेरी लिटल नॉलेज ऑफ द पैटर्न. आई डिड नॉट नो हाउ टू फ्रेम माई आंसर, हाउ आई शुड हाईलाइट the content which the examiner wants to see, which the examiner has asked in the question. So उसमें जो है सर ने हमारी बहुत हेल्प की. इस इंस्टीट्यूशन ने हमें गाइडेंस दी. तो that thing has contributed in my success in mains. एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं, समझता हूँ ये लास्ट क्वेश्चन ही होगा. उस इमोशन की मैं भी बात करता रहता हूँ अक्सर क्लास में कि आपके आंसर्स में इमोशन आना चाहिए. जी सर. कोई भी आंसर लिखना है उसको हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. उस इंट्रोडक्शन में क्या होना चाहिए ये आप बता दीजिए. सर, एवरी लॉ इज मेड विद अ सर्टेन ऑब्जेक्ट. एवरी लॉ, एवरी प्रोविजन ऑफ एवरी लॉ इज मेड टू रेक्टिफाई सम एरर और टू प्रिवेंट सम एरर फ्रॉम अकरिंग. तो हमने बस वही बारीकी पकड़नी है कि ये लॉ आया तो क्यों आया. जैसे सेक्शन 24 CPC फॉर एग्जाम्पल, इट डील्स विद ट्रांसफर ऑफ सूट्स. तो वो पर्पस क्या होगा, क्या पर्पस से उन्होंने ये प्रोविजन डाली हुई. तो उसका पर्पस ये है कि दो प्लेंटिफ इज डोमिनस लिटस बट ही मे एक्सप्लॉइट हिज पोजीशन. He may choose that forum to file suit which is utterly to the inconvenience of defendant. तो इसीलिए defendant cannot be treated like an accused in criminal case. So in order that the defendant is not left high and dry by plaintiff's choice of forum, इसीलिए ये provision है. क्या? So हमें why of law में जाना है और उसको express करना है in our words जिनको वोकैबुलरी की ब्यूटी के साथ. क्या उन्होंने कुछ वर्ड्स यूज किए हैं, अगर आपने नोट किए हैं. डोमिनस लिटस वेयर एक्ट में नहीं लिखा, लेकिन उस वर्ड में इतनी फील है जिसे मैं आपको समझाऊंगा. उसका मतलब आप खुद सोचोगे क्या फील है. एक इन्होंने फ्रेज यूज किया हाई एंड ड्राई. पता होगा आपको, जो पढ़ते हैं इंग्लिश पता होगा, लेकिन तैयारी का मतलब क्या है कि जो आपको पता है उसको फिट कैसे करना है अप्रोप्रिएटली. ये जो इन्होंने आपको इंट्रोडक्शन बताई मुझे याद आ गया. मैं एक बार एक क्वेश्चन लिखा था, उसमें एक टेस्ट में इन्होंने सेम ऐसा ही इंट्रोडक्शन लिखा था आधे पेज का, और मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ के मार्क्स दे दिए थे. मैं आगे और कुछ नहीं पढ़ूँ, और मेरे मुंह से निकला था वाह, जो आज भी निकला. सो बेसिकली आपकी इंट्रोडक्शन आंसर की ऐसी होनी चाहिए कि एग्जामिनर आगे बढ़े ही ना, वो वहीं पे कायल हो जाए कि क्या लिखा है यार. मतलब बंदे को पता है कि ये सेक्शन की बैकग्राउंड है क्या, इसमें स्पिरिट क्या है. ये है एज लेने का एक सूत्र.
एंड वो भी सर आपने ही बताया था कि हर चीज़ की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी में जाओ, हाँ, कि हाउ कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, इट इज द ग्रैंड नॉर्म ऑफ ऑल लॉज। सभी लॉज जो हैं इंडिया के, दे हैव बीन मेड टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और हमने ये भी चीज़ अगर समझ ली तो इट कैन क्रिएट वंडर्स इन योर एग्जामिनेशन। कि कोई भी अगर प्रोविजन के ऊपर आपको क्वेश्चन आ जाता है तो आपने देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए ये प्रोविजन बनाई गई है। खासकर क्रिमिनल लॉ, जैसे आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 22, आर्टिकल 21 ऑल्सो, they pertain to criminal law to a very large extent, as they contain important safeguards to protect the life and liberty of citizens. और क्रिमिनल लॉ में मैक्सिमम क्वेश्चंस में लिंकेज हो जाती है इन प्रोविजंस की विद योर क्वेश्चन। वो चीज दैट एड्स ब्यूटी टू योर आंसर। आप जैसे आर्टिकल 21 के साथ कोई चीज लिंक करती है तो आप शुरू करें कि सिंस राइट टू लाइफ हैज बीन ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ फंडामेंटल राइट बाय आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो दिस प्रोविजन हैज बीन मेड टू सप्लीमेंट, या दिस प्रोविजन इज स्टैट्यूटरी रिफ्लेक्शन ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे आप, मैंने दो चीजें बस बोली कि एक वाई ऑफ लॉ में जाए कि व्हाट एरर, व्हाट सोशल इविल दिस प्रोविजन सीक्स टू रेक्टिफाई, कि क्या ठीक सोसाइटी में क्या गलत था जिसको ठीक करने के लिए ये लाई गई, या क्या गलत प्रिवेंट करने, जैसे प्रिवेंटिव प्रोविजंस हैं 107 जो 126 हो गया है BNSS, 107, 108, 1010 तक, और उसमें फिर आगे उसका प्रोसीजर था वेरी एलैबोरेट फ्रॉम 111 to 124। तो आप उसके वाई में जाएं और दूसरा कोशिश करेंगे उसको लिंक करने की कॉन्स्टिट्यूशन से। दो पॉइंट्स अगर आप किसी आंसर में दोनों अगर पॉइंट्स मिलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन वाला और वाई वाला, ये आपने लिख दिया तो आप मेरा विश्वास करें आपके आंसर में जो है आप एज ले जाए। बाकी मैंने बताया कि ऑलवेज ट्राई टू गेन नॉलेज ऑफ लॉ। नई जजमेंट्स आती हैं, मेक इट ए पॉइंट टू रीड वन जजमेंट डेली। और यही नहीं कि सिर्फ आपने अपने सिलेबस की पढ़नी है, रेवेन्यू लॉस की बहुत ब्यूटीफुल जजमेंट्स हैं जिसमें सिविल लॉ के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल आते हैं, एंड दोज जजमेंट्स विल हेल्प यू इन योर प्रैक्टिस एंड इन केस यू बिकम जज, व्हिच आई प्रे दैट यू बिकम, तो वो बाद में आपकी सर्विस में बहुत आपको हेल्प करेंगी। सो दैट्स ऑल व्हाट आई कैन से। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन में पूछूंगा जाते जाते कि सिंस यू हैव बिकम अ जज नाउ, बहुत अच्छी बात है, अब आपका क्या प्रण रहेगा कि जब आप जज की कुर्सी पे बैठे हैं तो आपकी स्थिति अंदर से कैसी रहेगी, कि किस तरह से आप जस्टिस इम्पार्ट करेंगे, आपकी प्राइमरी ड्यूटी क्या रहेगी? सर मेरी प्राइमरी ड्यूटी यही रहेगी कि जो भी लिटिगेंट मेरे पास आता है वो मैं प्रॉपरली उसको जस्टिस दे सकूं। वो जो कन्वे करना चाहता है, जो रियल मैटर है कंट्रोवर्सी में, वो मुझे क्लियर हो, मेरी फाइल मुझे क्लियर हो, एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी हर पार्टी को मिले टू प्रेजेंट देयर केस। Principles of natural justice will be followed by you. Yes, Right. yes. Yeah, right. एंड सर एक और बात कि आई विल ट्राई दैट आई एम नॉट बाउंड डाउन मच बाय प्रोसीजरल टेक्निकलिटीज। Procedural technicalities should not mar justice. Procedure is handmaid of justice, as was said by learned Judge Shri Krishna Iyer. Procedure is handmaid of justice. It is meant to make the process of justice dispensation easy. Right. It is not meant to throttle the spirit of justice. Right. So मेरी यही प्रोसेस रहेगी बेसिकली सर,
मेरा यही गोल रहेगा, यही एम रहेगा कि जो भी लिटिगेंट मेरी कोर्ट से जाए मुझे दुआ देते हुए जाए। आई डू नॉट वांट कि कोई भी जो है वो मुझे दुआ दे बाहर जाके। हालांकि हम ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पर कि एक जने ने देनी ही देनी है बदुआ, लेकिन गॉड नोस राइट राइट कि ये बदुआ सही है कि गलत है। राइट। सो किसी का गलत ना हो मुझसे, किसी सही बंदे का गलत ना हो सर, यही मैं गॉड से प्रे करूंगा और यही मैं ट्राई करूंगा। इट वॉज रियली आई मस्ट से इट वॉज रियली अ वेरी गुड सेशन। बहुत कुछ सीखने को मिला, आपको भी मुझे भी बहुत अच्छा सेशन। ऑलराइट बाबा जी, वी विश यू गुड लक इन योर फ्यूचर जर्नी। थैंक यू सो मच।